हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज एक दमदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया बेटा। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूरे बुक में से। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपने इन 100 न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके 95 प्लस स्कोर हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट फर्स्ट है, ये हमारा रहेगा पार्ट फर्स्ट। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हम 100 प्लस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, इसके जितने भी सीरीज आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको हर एक वीडियो को देखना है। हर एक वीडियो को देखना है क्योंकि हम इसमें पूरे बुक में से आप लोगों के लिए लेके आए 100 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करिए, न्यूमेरिकल्स करने में बहुत दिक्कतें हो रही है, न्यूमेरिकल्स हम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक फॉर्मूलेस के साथ किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो भी हम अप्रोच लेके चलेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिए, क्वेश्चंस नोट करिए, अपने नोटबुक में लिखिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स की जो फोबिया आपके अंदर है वो निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट वही है हमारा कि इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक हमें चाहिए। जितना जल्दी 1000 लाइक हो जाएगा बेटा, पार्ट सेकंड आ जाएगा इसका, पार्ट सेकंड आ जाएगा अगर आप इस वीडियो में 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हैं। और कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में आप 100 कमेंट्स जरूर कर दीजिए। अगर आपको पार्ट सेकंड चाहिए, पार्ट सेकंड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए पार्ट सेकंड। क्या चाहिए? पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड लिख दीजिए। और आप अगर अपना कुछ भी डाउट्स पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर इस वीडियो के बारे में अपनी राय अगर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं, ठीक, वो आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, एक अनंत रेखीय आवेश, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आपको रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपके पास दे रखा है क्या, पहले आप लिख लीजिए कि आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 2 मीटर की दूरी दे रखा है। तो यहां पे लिखिए दूरी r बराबर कितना भाई, 2 मीटर, r बराबर 2 मीटर। अच्छा और क्या दे रखा है, 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपका। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है आपका बेटा कितना, 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व निकालना है भाई। क्या निकालना है भाई, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ओहो सर सुंदर, घनत्व लैम्डा आपको निकालना है भाई। रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो डेटा आपके पास दे रहेगा क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिख दीजिए आप। ये सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा कि हमने क्वेश्चंस में जो निकालना है उसका सबसे पहला स्टेप हमने वो लिख दिया है कि हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, निकालना क्या है, ठीक। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है बेटा, सूत्र होता है। क्या है भाई, सूत्र, स्टेप आपका सेकंड। दूसरे स्टेप में आप सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कि सूत्र हम कौन सा यूज कर सकते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र दे रखा है और हमें रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र और रेखीय आवेश घनत्व में जो संबंध वाला सूत्र है उसी को हमें यूज करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। अच्छा क्या सूत्र है, देखो रेखीय आवेश घनत्व
रेखीय आवेश के कारण, ऐसे लिखो, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक। रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई? रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। क्या होता है भाई? ये सूत्र होता है, याद करना है, सूत्र याद करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं होगा बेटा, क्वेश्चंस नहीं होगा, चाहे वो सिंपल से सिंपल, इजी से इजी अगर क्वेश्चंस है तो भी आप नहीं कर सकते अगर आपको सूत्र याद नहीं है। तो आपको सबसे पहले सूत्र लिख देना है, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। हमें यहाँ पे लैम्डा निकालना है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है बेटा, यहाँ पे 2 पाई दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। देखो ये से 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है भाई? स्टेप सेकंड में हमें फॉर्मूला लिखना है। स्टेप थर्ड में क्या करना है? स्टेप थर्ड में आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है, मान रखना है और उसको सॉल्व करना है। स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड क्वेश्चन करने का, न्यूमेरिकल्स करने का स्टेप थर्ड सबसे इजी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, वो रख दो आप यहाँ पे। क्या दे रखा भाई? 4.5 गुणा 10 की घात 4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू लैम्डा बटा आर। देखो आर दे रखा आपको कितना भाई? 2 मीटर। कितना दे रखा है? 2 मीटर। कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिक कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए भाई, बेसिक कैलकुलेशंस आना चाहिए। देखो 2 की 4 से गुणा 4.5 से गुणा कर देंगे तो 4.5 गुणा 2 गुणा 10 की घात 4, और ये वाला जो टर्म्स है बेटा ये गुणा में है, बराबर के इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे बचेगा आपका लैम्डा। देखो 4.5 के 2 से गुणा करोगे, 4.5 के 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। क्या ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की घात 9 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात 4 माइनस 9 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो गया बेटा 10 की घात माइनस का 5 कूलम मीटर। क्या जाएगा? कूलम मीटर। ठीक, तो ये रेखीय आवेश घनत्व का मान हो गया, लैम्डा का मान हो गया 10 की घात माइनस 5 कूलम मीटर। दैट इज द आंसर। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या लिखना है? जो डेटा क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है सबसे पहले उसको लिखना है। उसके बाद आपको देखना है उस डेटा से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, उस फॉर्मूले को लिखना है। एंड देन फॉर्मूले में जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा को सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेशंस करना। लास्ट स्टेप जो न्यूमेरिकल्स का होता है वो कैलकुलेशंस का होता है, और कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। और कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कि कैलकुलेशंस हम करते रहे, एक ही क्वेश्चन के कैलकुलेशन में 10 मिनट हम लगा के बैठ गए, बाकी 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस आपके छूट गए छोटे छोटे। ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेशन भी करना है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए भी हमें ट्रिक अप्लाई करना है, ताकि हम 10 मिनट के कैलकुलेशंस को 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर अंदर हम उस कैलकुलेशंस को खत्म कर दें। ठीक, कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम जैसे सर हार्ड से हार्ड कैलकुलेशंस आएगा, मैं आपको इजी से इजी मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप कैलकुलेशंस को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं बेटा। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। ऐसा नहीं 2 मिनट देख लिया और 4 मिनट देख लिया और आप सोच रहे हो कि आपको न्यूमेरिकल्स करना आ गया। नहीं आएगा जब तक आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप न्यूमेरिकल्स सीखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखो प्रदर्शित, ये तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते क्या है। न्यूटन पर कूलम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन 23-24 में आया हुआ है। तो भौतिक राशि जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, भौतिक राशि का मान क्या है भाई। लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जल्दी से। ठीक, बाकी मैं एंड में बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पे है, भुजा वाले वर्ग के चारों कोण ABCD में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। A भुजा वाले, यहां पे A होगा। ठीक, A भुजा वाले वर्ग के चारों कोणों ABCD में से प्रत्येक
पर आवेश क्यों रखा गया है? बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। मतलब डी पर जो आवेश रखा हो उस आवेश पर कितना बल लग रहा है ये आपको ज्ञात करना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, 2018-19 में आया है और डेफिनेटली बेटा ये दो क्वेश्चंस 2025 में आना ही आना है। 2025 में क्वेश्चंस आएगा। अब मेरे से लिख के ले लीजिए, 2025 में क्वेश्चंस ना आए बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वर्ग के बेस्ड क्वेश्चंस या त्रिभुज पे बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चंस आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्वेश्चंस करना कैसे, अगर आपको आता है क्वेश्चंस आप नोटबुक में प्रैक्टिस करिए, नहीं आता तो देखिए, देखने के बाद आप एक बार वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं बिना पढ़े आ जाए 95% तो कोई नहीं लाके दे सकता है भाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन आ जाए, न्यूटन आ जाए, तो भी आपको कोई नहीं सिखा सकता अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक, अगर मेहनत करना चाहते हैं लगाइए क्वेश्चन, नोटबुक निकालिए, क्वेश्चंस लगाइए। नहीं आता पहले वीडियो में देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं सर, उसके बाद क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करिए एंड देन उसके बाद नोटबुक में खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहां अटकते हैं वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ग दे रखा है, तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक वर्ग बना लेते हैं। अरे भैया ये तो ब्लैक कलर का हो गया भाई, तो ब्लैक कलर का वर्ग हो गया, कलर चेंज करो। ठीक है, देखो ये एक वर्ग चित्र बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि चित्र से ही क्वेश्चन हो रहा है। तो ये एक वर्ग है हमारे पास, इस वर्ग के प्रत्येक कोनों पर क्यू आवेश रखा हुआ है। प्रत्येक कोनों पर कितना आवेश रखा हुआ है? क्यू। यहां पे भी क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां पे भी क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां पे भी क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां पे भी क्यू आवेश रखा हुआ है। देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये बिंदु हो गया हमारा डी। तो इस बिंदु डी पर जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश पर बल निकालना है आपको। अच्छा, वर्ग की जो भुजा है बेटा ए दे रखा है, ये मेरी साइड ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। ठीक, देखिए सुनिए समझिए। सबसे पहले देखिए ए और डी के बीच में बल लगेगा। किसके बीच में बल लगेगा भाई? ए और डी के बीच में बल लगेगा। कितना बल लगेगा भाई? कितना बल लगेगा तो वो निकालेंगे कूलम के नियम से। किस दिशा में लगेगा वो देख लेते हैं। दोनों पे ही धनावेश है, दोनों ही धनावेश है, दोनों पे ही धनावेश है भाई। धनावेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। धनावेश ऋणावेश में क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। ओह सर बहुत बढ़िया सर। ठीक है, पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होगा, तो इसका धक्का मारेगा इधर, ये गया धक्का इधर, तो बल कहां लगेगा भाई? इधर लगेगा। बल कहां लगेगा भाई? इस दिशा में लगेगा बल। तो हमने कहा बल इस दिशा में है तो इसको इधर लगा दो। ठीक है भाई, नाम दे देते हैं इस बल को F1, कुछ भी दे सकते हैं आप, FAD भी दे सकते हैं आप, F1 भी दे सकते हैं। ठीक, FA दे दो, FD दे दो, कुछ भी दे दो। तो हमने नाम दे दिया इसको F1। अच्छा भाई देखो, इस C और D के बीच में भी बल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? इस D भी तो इसको धकेलेगा ऊपर, तो ये जो D है ये इसको ऊपर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल कहां लगेगा भाई? ऊपर की दिशा में लगेगा। बल लगेगा ऊपर की दिशा में, तो ये लगेगा इस दिशा में बल। ओहो सर कितना बल लगा? तो हमने कहा इस बल का नाम दे दो F2। कितना नाम दे दो इसको? इसको नाम दे दो भाई F2। ठीक, अच्छा देखो ये जो B और D है, इन दोनों पे भी आवेश रखा हुआ है, B पे भी आवेश रखा हुआ है, D पे भी आवेश रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में भी बल लगेगा। तो ये बल लगाएगा इधर लगाएगा बल, इधर लगाएगा, है ना? तो बल कहां लगेगा भाई? बल लगेगा भाई ये क्या हो गया? हाँ, बल लगेगा कहां भाई? बल लगेगा भाई इस दिशा में, इधर लगा बल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। देखो ये बल लगा इस दिशा में, हमने इस बल का नाम दे दिया भाई F3। कितना? F3 नाम दे दिया हमने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा भाई? इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप कि इस डी बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है, इस डी बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश पर जिस आवेश के कारण बल लग रहा था, हमने उन बलों को यहां पे प्रदर्शित कर दिया। किस किस दिशा में लग रहा है वो हमने प्रदर्शित किया। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? क्या किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो हम यहां पे वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं भाई। BD बराबर हो जाएगा √A² + A², तो ये आपका जाएगा बेटा 2 √A हो जाएगा।
क्या जाएगा भाई? चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूं, बहुत सारे बच्चे होंगे समझ नहीं पाएंगे। तो हमने कहा इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो ये जो 2a² का रूट तो भाई a आ जाएगा, बाकी 2 जो है वो रूट के अंदर बचेगा, तो bd जो विकर्ण है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो a√2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? नाउ अच्छा, a और d के बीच में कितना बल लग रहा है? a तथा d के बीच बल कूलम के नियम से, तो ये बल होगा भाई F1 बराबर देखो इसका आवेश का परिमाण Q, इसका भी परिमाण Q, तो K Q इंटू Q बटा इन दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई? A है, तो अपॉन a² हो जाएगा। क्या जाएगा? a² हो जाएगा। ओह सर बहुत सुंदर। हमने कहा C और D के बीच में कितना बल लग रहा है? C तथा D के बीच बल कितना लगेगा बल? तो देखो बल लगेगा F2 बराबर K देखो इस पे आवेश कितना है? Q है, इस पे भी आवेश कितना है भाई? Q है, तो Q इंटू Q बटा दोनों के बीच की दूरी क्या भाई? a²। ये दूरी जो है वो कितना? a है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा कूलम के नियम से। किसका नियम लगाया हमने? कूलम का नियम लगाया। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा B और D के बीच में कितना? तो देखो ये वाली जो दूरी है भाई ये a√2 है, ये जो दूरी है कितना है? a√2। तो यहां पे हम बल निकालेंगे किसके बीच में? B तथा D के बीच में। तो B तथा D के बीच बल देखो 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ ये जो 18-19 में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, मतलब इस बार बोर्ड एग्जाम में आ गया तो 5 मार्क्स फ्री के है ये, और डेफिनेटली आना ही आना है। सर ने बोल दिया क्वेश्चंस आना ही आना है इस बार। तो F3 इज इक्वल टू क्या? F3 तो इन दोनों आवेशों का परिमाण भी बराबर है भाई, तो ये आपका जो K Q इंटू Q बटा देखो डिस्टेंस कितना है? a√2, तो ये डिस्टेंस जो a√2 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आपका जाएगा K इंटू Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, a² 2a² ले लेते हैं क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2a², तो 2a² हो जाएगा। क्लियर है? अब इन तीनों बलों को जोड़ना है, F1 F2 और F3 इन तीनों को क्या करना भाई? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ का यूज करेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे भाई? वेक्टर लॉ का यूज करेंगे, सदिश नियमों का प्रयोग करेंगे। सदिश के नियमों के द्वारा हम इसको क्या करेंगे भाई? जोड़ेंगे। सदिश के नियमों का प्रयोग करके क्या करेंगे? इनको जोड़ा जाएगा। देखो तो नाउ देखो F1 और F2 ये जो दोनों बल है F1 और F2 इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का भाई? 90 डिग्री का कोण है। इन दोनों के बीच में कोण कितना भाई? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले F1 और F2 का परिमाण निकालेंगे। जो F1 और F2 बल है इन दोनों बल का क्या निकालेंगे भाई? परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण निकालेंगे इन दोनों बलों को जोड़ने के लिए सदिश के नियमों का प्रयोग किया जाएगा भाई, सदिश योग का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे देखो F1 अच्छा दो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं एक चीज और यहां पे सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। इसको ले लो समीकरण नंबर 1, इसको ले लो समीकरण नंबर 2 और इसको ले लो आप समीकरण नंबर 3। देखो 1 और 2 को जब ऑब्जर्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखो तो इन दोनों बलों का परिमाण बराबर है। F1 और F2 के आपस में बराबर है। ये भी KQQ है a², ये भी KQQ है a², दोनों का परिमाण बराबर है। तो हमने लिखा दोनों का परिमाण बराबर है मतलब F1 बराबर F2 है। F1 बराबर क्या है भाई? F2 है। ओहो सर, तो F1 तथा F2 का परिमाण, इन दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा? F1 तथा F2 का परिमाण, F1 तथा F2 का परिमाण, तो ये आपका F बराबर हो जाएगा भाई रूट ऑफ देखो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos। देखो मैं डायरेक्टली भी यूज कर सकता था बट डायरेक्टली कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं क्योंकि दो 90 डिग्री पर है, दोनों बल का परिमाण बराबर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा √2F या √2F1 आ जाता। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर आपको पता है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं पता तो समझिए कैसे आया है वो मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूं भाई। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 क्यों लिया भाई? क्योंकि यहां पे दोनों
फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे 90 यूज कर दिया। अच्छा cos 90 आपका कितना 0 होता है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये आपका जाएगा रूट ऑफ, देखो f1 का स्क्वायर, f2 की जगह f1 लिख सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल, तो यहाँ पे f1 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका जाएगा 2f1 का स्क्वायर, 2f1 का स्क्वायर हो गया सिंपली ये रूट 2f1, तो ये f डैश, इसको f डैश ले लो भाई, क्या ले लो इसको f डैश, तो f डैश कितना हो गया भाई, तो f डैश यहां पे आपका हो गया, f डैश हो गया भाई रूट 2f1, मतलब इन दोनों बलों का जो परिमाण आ गया वो कितना आ गया, इन दोनों बलों का परिमाण आ गया बेटा रूट 2f1, ठीक। रूट 2f1 किस डायरेक्शन में, देखो दोनों बलों का परिमाण बराबर है, दोनों बलों का परिमाण बराबर है, तो ये जो बल है इसकी जो दिशा है वो निकाल सकते हैं या डायरेक्टली बता सकते हैं, जो दिशा होगा वो इस f1 या f2 से 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, मतलब f डैश भी f3 के दिशा में होगा। आइए समझ में बात, F1 और F2 का परिमाण बराबर है, F1 F2 का परिमाण बराबर है, क्योंकि इन दोनों का परिमाण बराबर है, इसीलिए जो F डैश है, जो परिणामी बल है वो F3 की दिशा में जाएगा। किसकी दिशा में जाएगा भैया, F3 की दिशा में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिए भाई। अगर दोनों का परिमाण बराबर नहीं होता तो हम निकालते दिशा, क्या निकालते भाई, दिशा निकालते हैं। तो दिशा कैसे निकालते हैं उस केस में, तो उसके लिए हम tan अल्फा यूज करते हैं भाई, tan अल्फा या बीटा जो भी आप यूज करो, दैट इज b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ये आप यूज करते हैं फिर दिशा निकालने के लिए। फिर उसके हिसाब से फिर f3 और f डैश को ऐड करते हैं, ठीक। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों बलों का परिमाण बराबर है तो कुछ सीधे चला जाएगा f3 की दिशा में। अच्छा f3 और f डैश सेम दिशा में है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों का परिमाण कितना होगा भाई, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को आपस में क्या करा जाएगा भाई, जोड़ा जाएगा। तो यहां पे लिखिए अतः f डैश तथा f3 का परिमाण का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये f बराबर f डैश प्लस f3, f डैश किसके बराबर है बेटा, रूट 2f1 के बराबर है क्या, बिल्कुल, प्लस f3। हमने कहा इन दोनों का मान रख दो उठा के, f1 और f3 का मान उठा के यहां पर रख दो, तो देखो ये जो रूट 3f1 का मान क्या हो जाएगा, तो k q इंटू क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा। देखो पीछे देख लो एक बार आप, मुझे तो याद है आपको याद नहीं होगा, ठीक। f1 क्या हो जाएगा बेटा, k q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाय a स्क्वायर, तो f1 की जगह क्या लिख देंगे, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अच्छा f3 कितना है, f3 है k q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, क्या भाई 2a स्क्वायर। ओहो सर बहुत बढ़िया, तो ये आपका है k q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। हमने कहा इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां बचेगा रूट 2 और यहां पे बचेगा 1/2। चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, चाहो तो आप इसी जगह पे आंसर छोड़ सकते हो आप, ठीक, इसी जगह पे आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, परिणामी बल F k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1/2। चाहो तो आप रूट 2 का वैल्यू रख देना 1.414 और 1/2 0.5 बचे, उसको ऐड करके भी आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी आंसर आपका सही होगा। बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, तो न्यूटन जरूर लिख दीजिएगा। न्यूटन नहीं लिखेंगे आधा नंबर कट जाएगा, मात्रक नहीं लिखेंगे आधा नंबर कट जाएगा। चेक करिए एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भागते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। परिभाषा ऑलरेडी हम किसी न किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे केवल न्यूमेरिकल्स पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, आगे कह रहे हैं 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से
30 डिग्री कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए भैया। क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसको तो छोड़ देना है, आप वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद करना, लिख लेना। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो स्टेप फर्स्ट आपको बताया बेटा, स्टेप फर्स्ट क्या लिखना है भाई, दिया क्या क्या है, दिया है क्या दिए रखा है वो लिखिए। सबसे पहले क्या दे रखा भाई, दे रखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। तो यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा P बराबर 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर दे रखा है, यहां पे कूलम मीटर यहां पे दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा भाई, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना भाई, 2 × 10⁵ तो विद्युत क्षेत्र आपके पास दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र का मान लिखिए भाई, E बराबर कितना, 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक, अच्छा कितने कोण पर झुका हुआ भाई, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो यहां पे कोण भी दे रखा आपका थीटा बराबर भाई 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो क्या करें कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालिए एवं इस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा निकालना और आघूर्ण निकालना, दो चीजें निकालनी है। क्या निकालना भाई, आघूर्ण निकालना है, टाउ का वैल्यू निकालना है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, यू निकालना है। ठीक हो गया। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है, एक फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्री का है नंबर। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कहां मिलेगा फॉर्मूला सर, अरे भैया फॉर्मूला शीट दे रखा है, फॉर्मूला शीट आपको मिला हुआ है चैनल पे। अब जाओ ना, वीडियो देखो ना, अगर आपने नहीं देखा है आप जाओ फॉर्मूला देखो। फिजिक्स आप सर्च करो यूट्यूब पे जाके, ऊपर सर्च पे सर्च करना चैप्टर वाइज फिजिक्स फॉर्मूला या फिजिक्स ऑल फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज करके, जो भी लिखना आप लिख दो, ऊपर आगे लिख देना मैथमेटिक्स एनालिसिस। आगे आप मैथमेटिक्स एनालिसिस देखोगे, टॉप पे आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप जाओ प्लेलिस्ट पे विजिट करो, प्लेलिस्ट पे देखो, आप प्लेलिस्ट को नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे एक वीडियो मिलेगा जिसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूलाज है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। कुछ क्या कहते हैं, एग्जाम आने वाला है, आप जाओ जाके सारे फॉर्मूला शीट बनाओ, याद करो फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला याद करो। देखो फ्री के नंबर है, फॉर्मूला याद है, फ्री का नंबर है, फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, मतलब अगर पेपर में आ गया तो नहीं कर सकते। अगर फॉर्मूला याद नहीं, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, कोई आपको बताएगा भी नहीं, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा U = माइनस का PE cos थीटा होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, माइनस का PE cos थीटा। तो हमने कहा माइनस का P कितना भाई, P है आपका 2 × 10⁻⁸, E कितना भाई 2 × 10⁵, और cos थीटा cos 30 कितना, cos 30। ठीक, देखो 2 दूना 4 गुणा 10⁻⁻3 -8 प्लस का 5, तो कितना आएगा -3। ठीक, cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, cos 30 होता है √3/2 होता है। ये कितना होता है, √3/2। तो हमने कहा 2 से 4 को डिवाइड करो, कितना आएगा 2 √3, तो ये आपका माइनस का 2 √3 गुणा 10⁻⁻3 जूल। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 √3 गुणा 10⁻⁻3 जूल इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जस्ट फॉर्मूले पे वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। नाउ दूसरा में क्या निकालना भाई, आघूर्ण निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो यहां पे आपका आघूर्ण हो जाएगा भाई, देखो आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है भाई, PE sin थीटा होता है। ये फॉर्मूला है आघूर्ण का, PE sin थीटा। P कितना, तो P है आपका 2 × 10⁻⁸, E है 2 × 10⁵, तो 2 × 10⁻⁸ गुणा 2 × 10⁵
और साइन थीटा आपका दे रखा है बेटा कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे यूनिट आपको लिखना पड़ेगा बेटा, यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, ठीक। तो P का वैल्यू रख देंगे, E का वैल्यू रख देंगे साइन 30 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। 2 दूना 4, 8 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, साइन 30 1/2 हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति कराने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आया है, किसमें आया भाई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति कराने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। ओह सर, देखो 2 बिंदु हैं, यहां पे एक बिंदु है भैया 200 वोल्ट पर है, यहां पे एक बिंदु है 250 वोल्ट पर है, कहां पर भाई 250 वोल्ट पर है। तो कह रहे एक आवेशित कण जिस पर मान लो कितना आवेश है भाई, क्यों आवेश है, इसको अगर यहां से उठा के यहां पे लेके जाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। कितनी कमी होती है भाई 10 जूल की कमी होती है। तो आपसे पूछा उस कण का आवेश कितना होगा, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। देखो ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया हमारा बिंदु बी, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा डेल्टा वी। तो हमने कहा डेल्टा वी हो जाएगा 250 में से आप क्या कर दो 200 को माइनस कर दो, कितना आएगा भाई 50 वोल्ट का विभवांतर है। कितने वोल्ट का विभवांतर है 50 वोल्ट का विभवांतर है। अच्छा गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का बेटा एक फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी। क्या होता है भाई K इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। तो हमने कहा यहां से आवेश हमें निकालना है, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा, तो आवेश हो जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू K बटा डेल्टा वी। तो K कितना, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ भाई, गतिज ऊर्जा में 10 जूल का परिवर्तन हुआ है। कितने जूल का परिवर्तन हुआ भाई 10 जूल का, क्योंकि कमी हुई है तो ये माइनस का ले लेते हैं। वैसे काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव पे कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे, वैसे कमी है 10 जूल का तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। तो इस केस में क्या होगा भैया, ओहो सॉरी, देखो K बाई डेल्टा V, तो K आपका हो गया 10, डेल्टा V हो गया कितना भाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करें तो 0.2 कूलम, कितना 0.2 कूलम। क्योंकि 200 वोल्ट से 250 वोल्ट ना उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ लेके जा रहे हो, गतिज ऊर्जा में कमी हो रहा है, इसलिए आवेश बेटा ऋणात्मक होगा। कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक होगा। अतः Q जो है वो आपका ऋणात्मक होगा, माइनस का 0.2 कूलम, माइनस का 0.2 कूलम होगा, माइनस का नेगेटिव का, तभी एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। नहीं तो जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाते हैं तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नहीं सॉरी गलत बता रहा हूं मैं, सॉरी प्लस का ही होगा, प्लस का ही होगा, क्योंकि जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इसके अपोजिट में जा रहे हैं, इस Q को आवेश इस दिशा में लेके जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट में, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, प्लस का ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को करिएगा सॉल्व बेटा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं।
देखें क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए संजाल में, थोड़ा सा इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 2022 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। सबसे पहले ये जो नेटवर्क हमारे पास दे रखा है, जो संजाल हमारे पास दे रखा है, इस संजाल का हमें क्या निकालना है, तुल्यधारिता निकालने का। दिख रहा है आपको यहां पे डायग्राम? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं भाई, ए और बी के मध्य हम तुल्यधारिता निकालते हैं, ए और बी के मध्य निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां पे डायग्राम बना लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहां पे एक अलग से एक डायग्राम बना देते हैं। ये सी बिंदु हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा एक बिंदु सी। यहां पे एक संधारित्र है, यहां पर एक संधारित्र है, ये है हमारा बिंदु बी, ये है बिंदु ए, ये है सी और ये है हमारा डी, ठीक। देखिए सबसे पहले ये 4 वोल्ट का सॉरी माइक्रोफैरेड का है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड का है, ठीक। ये आपका 5 माइक्रोफैरेड का भाई, ये आपका है 4 माइक्रोफैरेड का, ठीक। और ये है आपका 4 माइक्रोफैरेड का। अब ऑब्जर्व करिए सर्किट को, क्या फील हो रहा है सर्किट में, किसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। ये हमारा C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C4 है, ये आपका C3 है, सॉरी ये C3 है आपका, ये आपका C5 है, ठीक। अब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कौन से संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कौन से संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। क्वेश्चंस देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस में एक ट्रिक है, बस एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक आपको समझ में आ जाए, सर्किट आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बताइए। देखिए इस सर्किट को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करके आपको अगर बता दूं, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस बिंदु ए को यहां पर ना दिखा के हम इसको यहां पे दिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। और इस संधारित्र को हम यहां पर ना जोड़कर, ये जो 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, यहां पर ना जोड़कर इसको यहां पे अगर दिखा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और ये जो बिंदु ये बी है आपका, यहां पे ये जो बिंदु है बी, ठीक, इस बिंदु बी को यहां पर ना दिखाकर हम इसको यहां पर दिखा दें, ठीक। तो अब सर्किट आपका थोड़ा सा सिंपलीफाई हो गया, थोड़ा सा सरल हो गया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप देखो तो यहां पे 2 संधारित्र है, यहां पर 2 संधारित्र, बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है भाई, ये जो सर्किट है भाई बेटा आपका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है भाई, ठीक। और व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इन दोनों संधारित्रों का अनुपात और इन दोनों संधारित्रों का अनुपात अगर बराबर हुआ तो बीच वाला संधारित्र क्या हो जाएगा भाई, हट जाएगा, बीच वाले संधारित्र को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो सबसे पहले C1 बराबर C2, सॉरी C1 बटा C2 निकाल लेते हैं, C1 बटा C2, तो 4 बटा 4 बराबर कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। ऐसे ही C3 बटा C4, तो ये भी आपका 4 बटा 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः देखो C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4 बराबर क्या है भाई, 1 है। मतलब इन दोनों संधारित्रों का अनुपात और इन दोनों संधारित्रों का अनुपात क्या है भाई, बराबर है। अगर इनका अनुपात बराबर है तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है तो हम क्या करेंगे, बीच में से इस वाले संधारित्र को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें आवेश 0 होगा, तो इसमें आवेश 0 तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो बीच में से। बीच में से इसको हटाते ही आप देखोगे भैया ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों को क्या करेंगे फिर समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो C1 C2 किसमें भाई, C1 C2 श्रेणी क्रम में है,
C1 C2 श्रेणी क्रम में है, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य धारिता 1/c डैश बराबर क्या जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो इसको जोड़ोगे बेटा कितना आएगा, ये 2/4 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 1/2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो C डैश का मान कितना आ गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, C डैश आ गया आपका 2 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया भाई, 2 माइक्रोफैरेड C डैश आ गया। अच्छा, अब देखो अगेन C3 C4 किसमें श्रेणी क्रम में है, तो यहां पे लिखेंगे C3 तथा C4 किसमें है, ये भी आपका श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में तो इसका तुल्य धारिता 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/c3 प्लस 1/c4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो C डबल डैश कितना है भाई, 2 माइक्रोफैरेड। अब C डबल डैश और C डैश ये दोनों किसमें जुड़ेंगे भाई, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे। अगर ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो दोनों का तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तो यहां पे अतः C डैश तथा C डबल डैश किसमें जुड़ेंगे, ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे। अगर ये समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य धारिता हो जाएगा बेटा C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, C डैश प्लस C डबल डैश। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड। तो C कितना आ गया भाई, C आपका आ गया 4 माइक्रोफैरेड। मतलब इस संयोजन की, संजाल की जो तुल्य धारिता है ये आपका आ गया 4 माइक्रोफैरेड। तो पहले केस में आपको क्या निकाला था, पहले केस में आपको निकाला था तुल्य धारिता कितना है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि अगर हम इन संजाल के क्रॉस A और B के बीच में अगर हम 15 वोल्ट की बैटरी अगर हम यहां पे जोड़ देते हैं तो इन संधारित्रों पर कुल कितना आवेश संचित होगा वो आपको निकालना है। संधारित्रों पर यहां पे आवेश लिखा हुआ है, थोड़ा सा ढक गया है इस फोटो की वजह से। तो संधारित्रों पर आवेश की मात्रा निकालना है, तो कुल आवेश कितना होगा संधारित्रों पर। तो सेकंड केस में आपका आंसर होगा बेटा V दे रखा है कितना भाई, 15 वोल्ट। कितना तुल्य धारिता आ गया भाई, कितना 4 माइक्रोफैरेड, कितना 4 गुना 10 की घात माइनस का 6 वोल्ट फैरेड। तो आवेश कितना हो जाएगा, संधारित्रों पर कुल आवेश, संधारित्रों पर कुल आवेश भाई कितना, तो आवेश Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो हमने कहा C कितना भाई, 4 गुना 10 की घात माइनस का 6, V हो जाएगा आपका 15, 15 की 4 से गुणा कर देंगे कितना, 60 गुना 10 की घात माइनस का 6 कूलम। तो हमने कहा इसको आप लिख दीजिए 60 माइक्रो कूलम। तो Q कितना आएगा भाई, Q आ जाएगा आपका यहाँ पे 60 माइक्रो कूलम, कितना आएगा 60 माइक्रो कूलम। मतलब इन संधारित्रों पर जो कुल आवेश आपका है भाई, वो कुल आवेश कितना स्टोर है उसके अंदर, 60 माइक्रो कूलम का आवेश उसके अंदर संचित है। ठीक है, क्लियर है। आई बात समझ में, जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट है वीडियो में 1000 लाइक्स का टारगेट है भाई, और 100 कमेंट्स का टारगेट है। इसमें से जो सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो 1000 लाइक एंड 100 कमेंट्स का टारगेट है बेटा। तो जल्दी से, जिन बच्चों ने कमेंट नहीं करा, कमेंट कर दीजिए, पार्ट सेकंड लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक। और लाइक नहीं करा तो बेटा लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, बेटा वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी, ठीक। इसलिए हम आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे बेटा, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मांग रहे, ताकि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें बस वीडियो पे, और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपको सीखना है, आपको न्यूमेरिकल्स करना है, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक यहां तक आए हो तो थोड़ा सा और रुक जाओ, कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और संधारित्र का लेते हैं। यहां पे एक और क्वेश्चन लेते हैं संधारित्र का, थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं।
ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या करें, किसी चालक वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता की परिभाषा आपको लिखना है, छोड़ते हैं ये आप खुद कर लेंगे। डेफिनेशन बता देता हूं, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, या आवेश तथा विभव का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम धारिता कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन में कह रहे दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कर रहा था शायद वो 2023 में आया था, ये 2022 में आया हुआ। सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये सर्किट अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैं सर्किट को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक। ये आपका यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है भाई, एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर आपका यहां पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर आपका यहां पे लगा हुआ है, ठीक, एक कैपेसिटर आपका यहां पे लगा हुआ है, ठीक। ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड का बेटा, अगर नहीं दिख रहा है आपको, ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड का है, ये आपका 4 माइक्रोफैरड का है, ठीक। और ये आपका C है, इस C का मान आपको निकालना है क्वेश्चन में, इस C का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले इसमें नेमिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, नेमिंग कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, तभी हमें समझ में आता है क्वेश्चंस कैसे करना है। देखो ये C1, ये C2, ये हो गया आपका C3, ये हो गया आपका C4, ठीक, और ये तो आपका C हो गया, ये आपका C हो गया। देखो सबसे पहले C1 एंड C2, जो C1 और C2 है इन दोनों को जोड़ते हैं, C1 एंड C2 को। C1 एंड C2 किस में जुड़ा हुआ है भाई, ये आपका जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। हम लिखेंगे C1 तथा C2 ये समांतर क्रम में है। किस में जुड़ा है भाई, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तो उसका तुल्य धारिता C डैश C1 प्लस C2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। देखो अब इन दोनों की जगह एक ही संधारित्र बचेगा भाई, तो ये वाले संधारित्र इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा, किसके साथ जुड़ेगा भाई, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो हम लिखेंगे C डैश तथा C4 किसमें भाई, ये श्रेणी क्रम में। अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा भैया, देखो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C4। तो 1/C डैश कितना, C डैश हो गया आपका 4, C4 आपका 4 हो गया, तो ये जब 2/4, 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो 1/2, तो C डबल डैश कितना आ गया भाई, 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो C डबल डैश है बेटा, ये C डबल डैश, देखो अब सर्किट जो बचेगा वो इतना ही सर्किट बचेगा, इतना सर्किट बचेगा, ये यहां पे इतना सर्किट बचा, ये आपका C डबल डैश हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका C3 हो गया, जो कि 2 माइक्रोफैरड का ये है, 2 माइक्रोफैरड का ये है, और इसका वैल्यू तो C है। अब ये सर्किट बचेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये सर्किट बचेगा। यहां पे है बिंदु B, यहां पे है बिंदु A, ये है बिंदु B, ठीक है। तो अगर आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे, इन सबकी जगह एक बचा है 2 माइक्रोफैरड का, तो ये C डबल डैश और C3 किसमें है, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। इनको किस में जोड़ दो भाई, इनको समांतर क्रम में जोड़ दो। तो C डबल डैश तथा C3 ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 1/C डबल ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/C, सॉरी समांतर क्रम है ना, तो डायरेक्टली ऐड होगा ये, तो C ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा C डबल डैश प्लस C3, तो C डबल डैश हो गया आपका 2, C2 आपका सॉरी C3 हो गया आपका 2, तो ये आपका 4 माइक्रोफैरड, कितना भाई, 4 माइक्रोफैरड, ठीक। अच्छा अब इस सर्किट को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, है ना, और थोड़ा सा सॉल्व करो। अब देखो इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर बचेगा, कितने फैरेड का, 4 माइक्रोफैरड का। तो ये सर्किट जो है कुछ इस तरीके से, एक कैपेसिटर ये हो गया, ये हो गया बिंदु B,
ये हो गया बिंदु सी, सॉरी ए, ये हो गया सी, और ये हो गया सी ट्रिपल डैश। ठीक, अगर आप इस वाले सर्किट को ऑब्जर्व करो तो यहां पे सी और सी ट्रिपल डैश किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सी ट्रिपल डैश तथा सी किसमें है भाई, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम है तो उसके तुल्य धारिता जो 1/c इक्विवेलेंट 1/c s इज इक्वल टू 1/c ट्रिपल डैश प्लस 1/c। देखो अब क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, कह रहा है कि तुल्य धारिता जो है वो कितना भाई, 2 माइक्रोफैरड है। जो उसकी तुल्य धारिता है वो कितना है, वो आपका 2 माइक्रोफैरड है। तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है ना, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड है। तो यहां पे 1/cs जो है ये 2 हो जाएगा, बराबर 1/c ट्रिपल डैश कितना भाई, 4 प्लस 1/c। तो हमने कहा 4 को उठा के इधर पटको, तो 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/c। एलसीएम ले लेंगे तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 एकम 4 बराबर 1/c। तो ये आपका जाएगा 1/c बराबर 1/4, तो c बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। क्या जाएगा भाई, 4 माइक्रोफैरड। ठीक, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1/4, 1/4, तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर आपका आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो यहां पे जो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का जो मान है वो 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो कैपेसिटर के श्रेणी क्रम समांतर क्रम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा प्रैक्टिस करिए। जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए कम है, एंड टाइम है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं। आपके एग्जाम में उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कहां से करेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स एनालिसिस पे। फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डेली अपलोड हो रहा है, और मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बेटा वो डेली अपलोड हो रहा है चैनल पे। आप जाओ, चैनल को विजिट करो और सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियोस को वॉच करो। सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियोस को वॉच करो। कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पे विजिट करो। चैनल के टॉप में आपको प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करो और जाके सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज आप लोग देखो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। परावैद्युत के रूप में क्या भाई, वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 22-23 में क्वेश्चंस आया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस 2 फॉर्मूले को इक्वेट करना है और उसको इक्वेट करके हमने सॉल्व कर लेना है बस। मेरे कान बंद हो रहे थोड़े थोड़े, पानी का है, पानी की प्यास बहुत लगती है। 2 लीटर बिस्लरी खत्म कर दिया मैंने। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब प्लेट किस आकृति का होगा, प्लेट जो है वो आकृति गोलीय आकृति का होगा। एक संधारित्र है, इनकी 2 प्लेटें हैं, इन प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो प्लेट की त्रिज्या लिख लेते हैं हम डायरेक्टली। यहां पे प्लेटों की त्रिज्या r बराबर कितना होगा ना, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, अच्छा संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है, तो गोले की त्रिज्या, तो हमने कहा गोले की त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं, और कैपिटल R भाई ये हो जाएगा आपका 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, ओहो भैया, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ये किसके बराबर है? ये गोले की धारिता के बराबर है, गोले की धारिता के बराबर है। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। प्रश्न के अनुसार ये कह रहे हैं कि दोनों की धारिता बराबर है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए भी कितना होगा। तो हमने कहा समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है इसका सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अच्छा, गोले की धारिता का सूत्र होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमने कहा देखो भैया एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई। अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या कहते हैं गोलीय प्लेट है, तो ये पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय इसके डी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी बराबर देखो 4r उठ के आर स्क्वायर के डिवाइड में जाए, तो आर स्क्वायर अपॉन 4r। अच्छा, स्मॉल आर कितना है भाई? स्मॉल आर है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2, तो हमने कहा 3 गुणे 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर बटा 4 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान है कैपिटल आर आपका 1 मीटर, तो कैपिटल आर का मान रख देंगे 1। तो हमने कहा 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 गुणे 10 की घात माइनस का 4 बटा 4, 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8 बचा कितना? 1, 10, 4 दूना 8 बचा कितना? 2, 20, 4 पंजा 20 गुणा 10 की घात माइनस का 4 मीटर। तो डी जो है वो आपका आ जाएगा यहां से 2.25 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सुंदर, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करिए, लिखिए क्वेश्चंस को, नोट करिए अपनी नोटबुक में या वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जहां डाउट्स होता है, जहां दिक्कत होती है बेटा, आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे वीडियो को चला के आप देख सकते हैं दोबारा से ही। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, एक समरूप त्रिभुज है, और इस समरूप त्रिभुज में जो आवेश रखे हुए हैं भाई, इस आवेश का हमें क्या निकालना है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना भाई। यहां पे प्लस का 2q आवेश, यहां पे माइनस का q आवेश, और यहां पे है माइनस का q आवेश, और हमें इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भाई? क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है किसी निकाय को बनाने में किया गया कार्य, किसी निकाय को बनाने में किया गया कार्य। तो ये 3 बिंदु आवेश का एक निकाय है, और 3 बिंदु आवेश के निकाय को बनाने में हमने जितना कार्य किया है वो कार्य इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा ये जो 3 आवेश है ये ए दूरी पर स्थित है, इन तीनों आवेशों का हमें क्या निकाल लेते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कितने पेयर बनेंगे भाई? 3 पेयर बनेंगे। कौन कौन सा पेयर बनेगा? तो देखो, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले पेयरिंग कर लेते हैं हम, माइनस Q और माइनस Q की पेयरिंग कर लेते हैं। तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा बेटा K
माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बटा ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। आर का मतलब यहां पे दूर, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाय आर, तो यहां पे Q1 कितना है माइनस क्यू, Q2 कितना है माइनस क्यू, दूरी कितना है भाई A दूरी दे रखा है। प्लस फिर हम ले लेते हैं भाई इन दोनों का, ये माइनस क्यू और प्लस का 2Q, इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों का पेयर लेंगे, इन दोनों का पेयर लेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा K प्लस का 2Q माइनस का Q बटा A, ठीक है। प्लस अब बचा देखो इसको और इसको ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी K माइनस का Q प्लस का 2Q बटा A, बटा क्या जाएगा A हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दो तो Q इंटू क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा आपका। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो ये 2 स्क्वायर बटा ए, ये भी आपका जाएगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बाय ए। एक कॉमन क्या है वो कॉमन ले निकालो आप, सबसे पहले कॉमन निकालो इसमें से। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन आ जाएगा, यहां पे आपका बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस का 2, यहां पे बचेगा माइनस का 2, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए जूल। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटल वो है माइनस का 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अगर 4 सिस्टम दे रखा और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो सबसे पहले आप देखिए कितने पेयर बन सकते हैं। जितने पेयर बनेंगे हर एक पेयर के आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना और सबको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर है? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक ओमीय है या अनओमीय, इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए ओमीय चालक अगर होगा तो ये ओम्स के नियम का पालन करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा तो इसका मतलब प्रतिरोध बराबर रहेगा, आर कांस्टेंट होगा। अगर अनओमीय परिपथ है या अनओमीय प्रतिरोध है तो उस केस में आर का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा, आर का मान अलग अलग होगा। तो 2 कंडीशन है, पहले केस में बात करते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास देखिए कितना बेटा 50 वोल्ट, धारा आई दे रखा बेटा कितना 3 मिली एम्पियर, सॉरी 2 मिली एम्पियर, तो 2 गुना 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का जो प्रतिरोध है आर, तो ये आपका जो V अपॉन आई, V कितना भाई 50, I कितना 2 गुना 10 की घात माइनस का 3, 2 से इसको काट दीजिएगा कितना 25, और ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा तो 10 की घात 3 प्लस का हो जाएगा ओम। ये हमारा R आ गया R1, कितना आ गया R1। ठीक, दूसरे केस में अगर हम निकालते हैं, ये क्या हो गया पता नहीं, क्या मच्छर बैठा हुआ शायद था। ठीक है, देखो केस सेकंड, देखो केस सेकंड में हमारे पास कितना है 60 वोल्ट दे रखा है, V आपका कितना है 60 वोल्ट, करंट कितना दे रखा है I दे रखा है भाई 3 मिली एम्पियर, 3 गुना 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। ठीक, तो प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू क्या जाएगा V अपॉन आई, सॉरी ये R2 ले लो इसको आप, तो V अपॉन आई, V आपका 60, I आपका हो गया 3 गुना 10 की घात माइनस का 3 से इसको काट दीजिएगा तो आपका जब 20 गुना 10 की घात, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ओम। ठीक, तो दूसरे केस में आपका जो प्रतिरोध होगा वो कितना आ जाएगा बेटा 20 गुना 10 की घात 3 ओम हो जाएगा। अच्छा, पहले केस में प्रतिरोध कितना 25 गुना 10 की घात 3 है, दूसरे केस में 20 गुना 10 की घात 3 है।
किलो ओम में भी लिख सकते हैं इसको आंसर। बट दोनों केस में अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोध का मान बराबर नहीं है। पहले केस में प्रतिरोध R1 है, दूसरे केस में प्रतिरोध R2, और दोनों का मान क्या बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 R2 बराबर नहीं है, इसलिए यह अनओमीय प्रतिरोध है, यह चालक जो है, अतः चालक अनओमीय है। कैसा भाई? चालक जो है वो हमारा अनओमीय है, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये ओम के नियम का पालन करता तो उस केस में, उस स्थिति में ये R1 और R2 आपस में क्या हो जाता भाई? बराबर हो जाता। ठीक, इसलिए ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, किसी तार का प्रतिरोध कितना भाई? R ओम है, इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है। मूल लंबाई से कितना? n गुना उसको खींच के लंबा कर दिया जाता है। तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा वो गणना कीजिए। ठीक, जब तार को खींच के लंबा किया जाएगा तो तार पतला होगा, तार पतला होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा। इतना याद रखिएगा बेटा क्वेश्चन में। अगर तार को मेल्ट करके हम छोटा कर देते हैं इसकी लंबाई को, तो भी तार उस केस में क्या होगा? मोटा हो जाएगा। तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगना है। क्या लगेगा? देखो सबसे स्थिति में मान लेते हैं, सबसे पहले माना प्रारंभिक लंबाई कितना भाई? L। ठीक, प्रारंभिक क्षेत्रफल जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं A है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होगा? प्रारंभिक प्रतिरोध हो जाएगा बेटा R इज इक्वल टू रो L बाय A, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अंतिम प्रतिरोध कितना है वो निकालना है। खींचे हुए नए प्रतिरोध निकाला है, तो केस सेकंड में, केस ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसको आप ले लीजिए फर्स्ट केस। केस फर्स्ट, ये हो गया हमारा केस सेकंड। देखो केस सेकंड में हम क्या करेंगे भाई? केस सेकंड में देखो नई लंबाई L डैश कितना होगा भाई? NL हो जाएगा, क्योंकि तार को खींचा और खींच के कितना गुना लंबा कर दिया भाई? N गुना लंबा कर दिया। तो नई लंबाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो NL के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये बेटा कि प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन बराबर होगा, क्योंकि जब आप खींचेंगे तार को, तार के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, द्रव्यमान आपका संरक्षित होगा, द्रव्यमान संरक्षित होगा। तो उस स्थिति में बेटा तार का अंतिम आयतन और उसका प्रारंभिक आयतन दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो इस केस में हम लिखेंगे प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, बराबर अंतिम आयतन। ठीक, प्रारंभिक आयतन क्या होगा बेटा? A इंटू L। अंतिम आयतन क्या होगा? अंतिम आयतन हो जाएगा बेटा A डैश L डैश इंटू A डैश। तो हमने कहा AL इज इक्वल टू, देखो L डैश कितना भाई? NL, तो ये NL इंटू A डैश हो जाएगा। तो हमने कहा L से L कैंसिल हो जाएगा, सॉरी L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपका जाएगा A बराबर NA डैश, तो मीन्स A डैश आपका आ जाएगा बेटा A अपॉन। इसका मतलब अगर लंबाई को L गुना बढ़ा देंगे खींचकर, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो N गुना कम हो जाएगा। मतलब वायर जो है, तार जो है वो N गुना पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? N गुना क्या हो जाएगा भाई? पतला हो जाएगा। ओह सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो भाई देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे? हमने कहा देखो अब नई प्रतिरोध निकालेंगे। नई प्रतिरोध जो है R डैश बराबर जो है रो L डैश बाई A डैश हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल। तो रो L डैश क्या है भाई? L डैश है भाई NL, तो L डैश हो जाएगा आपका NL डिवाइडेड बाय A डैश क्या है भाई?
ए बाई एन, ए डैश है ए बाई एन, तो ए बाई एन, एन चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर, रो एल बाई ए। हमने कहा देखो रो एल बाई ए क्या है, रो एल बाई ए क्या, ये आर के बराबर है। हमने कहा बिल्कुल, तो रो एल बाई ए को आर ले लो, तो ये आपका जाएगा एन स्क्वायर आर, मीन्स आर डैश जो है वो एन स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। मतलब तार की लंबाई को अगर हम, कहां चला गया, अगर हम तार की लंबाई को क्या करते हैं, तार की लंबाई को अगर हम n गुना बढ़ा देंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा भाई, n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। नोट डाल के यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा बेटा, नोट डाल के मैं बता देता हूं शॉर्ट में, अगर हम क्षेत्रफल को n गुना बढ़ा देते हैं तो उस केस में उसका जो प्रतिरोध है बेटा वो n स्क्वायर गुना कम हो जाता है। क्षेत्रफल को अगर हम क्षेत्रफल को अगर n गुना बढ़ाते हैं तो उस केस में उसका जो प्रतिरोध है वो n स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखिए शॉर्ट ट्रिक, कभी एमसीक्यूज में काम आ जाता है। कहाँ काम आएगा भाई, एमसीक्यूज में काम आ जाएगा, तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद करिए इनको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हू ला 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 ला, हू ला 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 ला। चलिए एक मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है, आया हुआ है 2017 में क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10⁵ चक्कर सेकंड की दर से घूमता है। इधर से क्या करता है, घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके अंदर भाई वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपके पास दे रखा, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा वो लिख लीजिए। सबसे पहले आपका दे रखा त्रिज्या। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखेंगे 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप बदलिए मीटर में, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 होता है। पॉइंट हटा दीजिएगा तो आप लिख दीजिए 5 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। ठीक, यहां से दशमलव हटाइए और घात 1 और कम कर दीजिए तो -11 हो जाएगा घात। ठीक है, चलिए कितना चक्कर भाई, तो ये आपका क्या दे रखा है भाई, चक्कर प्रति सेकंड की दर से ये घूम रहा है, तो ये इसकी आवृत्ति दे रखा है। क्या है भाई, ये आवृत्ति है। न्यू बराबर कितना है, तो ये 3 गुणा 10⁵5 चक्कर पर सेकंड, आरपीएस लिख दो आप, राउंड पर सेकंड। ठीक, आरपीएस आवृत्ति दे रखा है। आपको वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर एक आर त्रिज्या के वृत्त पर अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एक चक्कर में कितनी धारा उत्पन्न कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो धारा, परिपथ में धारा या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कक्षा में धारा I बराबर जो बेटा E/T, क्या जगह E/T। ठीक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश T जो है वो एक चक्कर का समय है जिसको आवर्तकाल बोलते हैं, तो E/T हो जाएगा। अच्छा, E/T तो हम E इंटू न्यू लिख सकते हैं। 1/T क्या होता है, आवृत्ति होता है, तो 1/T आवृत्ति है तो E इंटू न्यू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अच्छा वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है बेटा μ0I/2R। क्या होता है, एक वृत्ताकार कुंडली, जैसे एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली में I धारा अगर मान लो इसमें प्रवाहित हो रही है और इस वृत्त की त्रिज्या R है, तो इसके केंद्र पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0I/2R।
क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इसी का हमने क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। ओहो सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो i इज इक्वल टू क्या है e इंटू न्यू। तो हमने कहा b बराबर हो जाएगा बेटा म्यू नॉट e इंटू न्यू, म्यू नॉट e इंटू न्यू डिवाइडेड बाई 2r। ठीक, हमने कहा इस वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आपका जो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, e इंटू न्यू, e होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, न्यू हो जाएगा आपका आवृत्ति, जो आवृत्ति दे रखा वो दे रखा आपका 3 गुणा 10 की घात 5 बटा 2r, r कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 11, 5 गुणा 10 की घात 11, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस का 11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? तो सिंपल देखो 4 पाई 3 की, अब एक काम करो 16 के 4 से गुणा कर दो, 16 चौक 64 होता है। तो 6.4 पाई का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3.14 गुणा 3 गुणा 10 की घात देखो माइनस का 7, माइनस का 19 और प्लस का 5। देखो 5 गुणा 10, 10 का घात 1 और 10 की घात माइनस का 11, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 10 की घात माइनस का 10। क्या हो जाएगा ये 10 की घात माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 10 तो 10 की घात 1 और 10 की घात माइनस 11 जोड़ेंगे तो 10 की घात माइनस 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 10 की घात 10, प्लस का 10 की घात 10। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। 6.4 गुणे इसका इससे गुणा करिएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 1 3 कम 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 9.42 गुणा 10 की घात कितना होगा 10 की घात हो जाएगा भैया देखो 5 10 15, 19 में से 15 गया तो माइनस का 4, 4 की 7 से जोड़ देंगे तो माइनस का कितना जाएगा भाई 11 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों की गुणा करिएगा, गुणा 10 की घात माइनस का 11, जो भी आंसर आएगा उसको टेस्ला में लिख दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। बाकी तो सब सॉल्व कर लिया है और इसकी गुणा करिए, गुणा करके जो भी आंसर आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों के साथ पार्ट सेकंड में। कौन से पार्ट में भाई? पार्ट सेकंड। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों के साथ पार्ट सेकंड में। कब मुलाकात होती है आप लोगों से? तो आप लोगों से तभी मुलाकात होगी भैया जब आप इस वीडियो में 1000 लाइक कर देंगे और 200 कमेंट्स का जो टारगेट हमारा है भाई इसको पूरा कर देंगे। 1000 लाइक एंड 200 कमेंट्स का जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, हम आप लोगों के साथ रूबरू होंगे पार्ट सेकंड में। और जो हमारे पास क्वेश्चंस बचे हुए हैं, देखो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये तो मैंने बीच बीच में सबको करवाया ताकि आप डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस ले सके। देखो ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप ये मत करिएगा चैप्टर सर ने सारे क्वेश्चंस करा दिए, नहीं। अभी क्योंकि 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को वो इंटरेस्ट बना रहे। एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया, एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस कराता तो एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस भी करा सकता था, नहीं करवाया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, डिफरेंट चैप्टर्स के साथ हम लोग कनेक्ट होते रहे। ठीक, देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा पार्ट सेकंड में। और पार्ट सेकंड आप लोगों के लिए तभी आएगा बेटा जब आप करेंगे इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट, क्योंकि 200 कमेंट का भी टारगेट तो रखा है ना। कुछ नहीं, आपके पास एक प्यारा सा कमेंट नहीं है तो आप लिख दीजिए पार्ट सेकंड कमेंट सेक्शन में। नहीं है तो लिख दीजिए न्यूमेरिकल सीरीज। क्या लिख दीजिए भाई? न्यूमेरिकल सीरीज लिख दीजिए बस कमेंट सेक्शन में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा, कंसेप्ट क्लियर हुए, कोई डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाते रहिए और अपनी प्रिपरेशंस को बहुत दमदार तरीके से करते रहिए। थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।